हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आज है 8 अप्रैल 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। ये लेक्चर आप सभी को बाइलैंग्वेज मिलता है, हिंदी प्लस इंग्लिश। अगर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आप लोगों को पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगी। तो आप सभी को ये मॉर्निंग में लेक्चर सुबह 6 बजे अपलोड हो जाता है। ओके गाइज, सो स्टार्ट कर लेते हैं सेशन। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। ओके, थॉट ऑफ द डे है गाइज, समस्याओं पर नहीं लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। ठीक है, आप सभी को क्या करना है, जो भी आपकी लाइफ में समस्या आ रही है उन सभी पर आपको ध्यान नहीं देना है, केवल और केवल अपने टारगेट पर फोकस रखना है। ओके, स्टार्ट कर लेते हैं सेशन। ओके गाइज, जैसे कि आज है 8 अप्रैल 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। ओके, फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये लेक्चर आप सभी के लिए है, जो कि करंट अफेयर की क्लास होती है। ओके, सो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। पहले मैं पेन ले लेती हूँ यहाँ से। ओके, सो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विकास और शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो गाइज, करेक्ट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि 6 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। ओके गाइज, तो याद रखिएगा, दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, बात करेंगे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स की। तो विकास और शांति हेतु अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, यानी IDSDP का विश्व स्तर पर मनाया जाता है कब? तो 6 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, 6 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र के महासभा द्वारा विकास और शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र ने भी इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घोषित कर रखा है कि 6 अप्रैल को हम मनाएंगे इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। ओके गाइस, इस दिन को मनाना संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की उन्नति और सामाजिक और आर्थिक विकास पर खेल के सकारात्मक प्रभाव से बढ़ती मान्यता को दर्शाना है। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि 2023 की थीम क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। ओके, तो इसकी थीम है लोगों और ग्रह के लिए स्कोरिंग। क्या है? लोगों और ग्रह के लिए स्कोरिंग, ये इस साल की थीम है। ओके, अब बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में खाद्य एवं औषधि और औषधि प्रशासन ने ईट राइट मिलेट मेला आयोजित किया है। रिसेंटली द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैज ऑर्गेनाइज्ड द सेड ईट राइट मिल्क फेयर। तो गाइज, ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है, ऑप्शन ए है यहाँ पे करेक्ट, ऑप्शन बी, यानी जम्मू में हुआ है। ओके, ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। तो अभी फिलहाल जम्मू में हुआ है, तो वहाँ पे बताया गया, स्वास्थ्य मंत्री जो है डॉक्टर रावत जो है, उन्होंने बताया यहाँ पे रक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के तत्वाधीन में शीश्म बाड़ी ऋषिकेश में आयोजित IYOM 2023 ईट राइट मिलेट्स मेला का शुभारंभ के मौके पर कही है उन्होंने बात। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2023 में यूएनओ के मतलब कि यूएनओ के कहने पर, आह्वान पर पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। यानी 2023 जो है वो पूरे वर्ष मिलेट्स ईयर्स के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसमें भारत की भूमिका जो है वो अहम भूमिका रहने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव पर ही यूएनओ ने वर्तमान वर्ष को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। ओके, मोटे अनाज की बढ़ती मांग से जहां तक एक और नए रोजगार का सर्जन होगा, वहीं पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन में भी कमी आएगी। ओके, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे सामने, राज्य सरकार शीघ्र ही आंगनबाड़ी केंद्रों व स्कूलों के मिड डे मील में भी मोटे अनाजों को शामिल करेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स है, आप सभी को याद रखना है। ओके, तो इस इमेज में आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे
मिल्ट्स के बारे में बात की गई है 2023, जो कि पूरे साल ही हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं 2023 में। तो ईट राइट मिल्ट मेला आयोजित किया गया है जम्मू में। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने थर्ड। हाल ही में ईरान ने कहा 8 वर्षों में पहला राजदूत नियुक्त किया है। रिसेंटली ईरान हैज अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट एम्बेसडर इन 8 ईयर। तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी यूएई। यूएई में ईरान ने 8 वर्षों में पहली बार अपना ब्रांड एम्बेसडर वहां पे अपॉइंट किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपसे भी सामने फोर्थ। हाल ही में कौन सा राज्य कॉप इंडिया एक्सरसाइज की मेजबानी करेगा? फोर्थ क्वेश्चन आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एक्सरसाइज से रिलेटेड है। ओके, हर एक एग्जाम में आता है एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन। विच स्टेट विल होस्ट द कोप इंडिया एक्सरसाइज रिसेंटली? तो गाइज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी पश्चिम बंगाल में कॉप इंडिया एक्सरसाइज का होगी। ठीक है, उसकी मेजबानी करेगा पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। बात करते हैं यहाँ पे पॉइंट्स की। तो भारत और अमेरिका की वायु सेना है जो पश्चिम बंगाल के कलईकुंडा एयर बेस में 10 अप्रैल से 21 अप्रैल 2023 तक कोप इंडिया अभ्यास आयोजित करने के लिए तैयार है, जिसमें जापान भी शामिल है। वो भी किस रूप में? तो पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होगा। तो याद रखिएगा गाइज, यहाँ पे कोप इंडिया अभ्यास जो है एक द्विपक्षीय संयुक्त परीक्षण अभ्यास है, जिसमें भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स एंड अमेरिका वायुसेना मतलब कि यूएसए एयरफोर्स शामिल है। ओके, यह वर्ष 2040 से एक लड़ाकू परीक्षण अभ्यास के रूप में शुरू किया था, जो कि 2023 है इस साल, और ये तब से चला आ रहा है। ठीक है, अगर बात करें कोप इंडिया अभ्यास की विषयों की, तो इसमें विशेषज्ञों की, तो इसमें होता है आदान प्रदान करना, वायु गतिशीलता का परीक्षण करना, वहीं एयर ड्रॉप परीक्षण और लॉन्च फोर्स अभ्यास एवं लड़ाकू परीक्षण अभ्यास को शामिल करने के लिए विकसित हुआ है कोप इंडिया। ओके गाइस, कोप इंडिया एक्सरसाइज को शुरू किया गया है। ठीक है, तो इस इमेज में आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित हुआ है? विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड टू जॉइंट नेशनल स्टैटिकल कमीशन? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन इज करेक्ट है, यानी इंडिया को नेशनल स्टैटिकल कमीशन के रूप में यूएनओ ने उसे निर्वाचित कर लिया है। ओके, तो गाइस यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, समझ लेते हैं उन्हें भी। भारत अगले साल 1 जनवरी से शुरू होने वाले 4 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी निकाय यूएन स्टैटिकल कमीशन के लिए चुना गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के चुनाव में 53 वोटों में से यानी 53 में से 46 वोट को हासिल किया है, जिसके लिए उसे यूएन स्टैटिकल कमीशन ने उसे चुन लिया है। ओके, तो याद रखिएगा 53 में से इंडिया को 46 वोट मिले हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रतिद्वंदियों की, तो प्रतिद्वंदी में कौन कौन थे? तो कोरिया गणराज्य था, जिसे केवल 23 वोट ही मिले थे। वहीं जो चीन है, चीन को 19 वोट हासिल हुए थे। यूएई संयुक्त अरब अमीरात को जो है 15 वोट ही मिले थे, लेकिन इंडिया को 53 में से 46 वोट मिले हैं। इसीलिए वो अगले 4 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी निकाय के लिए चुना गया है इंडिया। ओके, उन्होंने कहा है कि यह बहुपक्षीय चुनाव था, जिसमें 2 सीटों के लिए 4 उम्मीदवार खड़े थे। ओके, भारत का चुनाव गुप्त मतदान से भी हुआ है, जिसमें जबकि अर्जेंटीना, सिएरा लियोन और नेक्स्ट है यहाँ पे स्लोवेनिया, यूक्रेन, यूनाइटेड रिपब्लिकन ऑफ तंजानिया, अमेरिका जैसे देशों ने इंडिया के पक्ष में वोट डाला है। तो आप याद रखिएगा,
यूएन स्टैटिकल कमीशन के लिए इंडिया को चुना है। उसमें 53 वोटों में से 46 वोट केवल भारत को ही मिले हैं। इसमें गुप्त मतदान भी हुआ था, जिसमें से कुछ कंट्री के नेम भी मैंने आपको बताए हैं, तो आप ये सारी बातें याद रखेंगे इसमें। ओके, तो आप यहाँ इस इमेज में देख सकते हैं, ये है जयशंकर प्रसाद, भारत के विदेश मंत्री। आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में इनका नाम। ओके, तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में इनके नेम को मुझे बताना है। ओके गाइस, बात करेंगे यहाँ पे 6th क्वेश्चन की। हाल ही में होंडा मोटर ने किसे अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी सीईओ ऑफ होंडा मोटर? तो गाइस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि सुतुत्सुम ओटानी को होंडा मोटर के एमडी एंड सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो अब यहाँ पे हम जान लेते हैं कि कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। ओके गाइस, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया की घोषणा, इंडिया ने घोषणा किया है कि जापान के होंडा मोटर कंपनी के उपाध्यक्ष कौन होंगे? तो सुत्सुम ओटानी होंगे नए अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। लेकिन इससे पहले कौन थे? तो उनका भी नाम याद रखिएगा, उनका नाम है अटसुशी ओगाता। ओके, तो इन्होंने इसकी जगह ली है। ओके गाइस, तो आप इस इमेज में देख सकते हैं होंडा के नए एमडी एंड सीईओ कौन है? तो सुत्सुम ओटानी नए एमडी एंड सीईओ बन गए हैं होंडा के। ओके, बात करेंगे यहाँ पे 7th क्वेश्चन की। तो 7th क्वेश्चन है गाइस, नाडा द्वारा किस खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? विच प्लेयर हैज बीन बैंड फॉर 4 ईयर बाय नाडा? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी कि संजीता चानू के ऊपर नाडा के द्वारा 4 सालों का प्रतिबंध लगाया गया है। ओके, संजीता चानू कौन है? एक भारतीय वेट लिफ्टर हैं, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में 2 बार जीत हासिल की है। 2 बार डोपिंग के लिए नेशनल एंटी डोपिंग या एजेंसी यानी नाडा द्वारा 4 साल के लिए उन्हें बैन कर दिया गया है। ये जांच कब हुई थी, कहाँ हुई थी? तो ये जांच हुई थी गुजरात में सितंबर अक्टूबर 2022 में आयोजित हुआ था। उस समय राष्ट्रीय खेलों के दौरान उनके ऊपर जांच की गई थी, तो जिसमें विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा प्रतिबंधित है जो ड्रोस्टाना नोलोनो, जो कि एक क्या है, एनाबोलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड की मौजूदगी का पता चला था, इसलिए उन्हें बैन कर दिया गया है वाडा के द्वारा। ठीक है गाइस, और इंडिया में भी नाडा के द्वारा इन्हें बैन कर दिया गया है। बात कर लेते हैं यहाँ पे नाडा की। तो नाडा क्या है? राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। एजेंसी की स्थापना कब हुई थी नाडा की? तो ये हुआ था 24 नवंबर 2005 को। तो ये सभी बातें आप याद रखेंगे नाडा के बारे में। तो ये है संजीता चानू, जिनके ऊपर नाडा ने 4 साल के लिए बैन लगा दिया है। तो गाइज ये सभी बातें आप याद रखेंगे संजीता चानू के बारे में। ओके, बात करेंगे यहाँ पे हम सभी 8 क्वेश्चन की। 8 क्वेश्चन है गाइस, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और किसके बीच मीडिया मनोरंजन और जन जागरूकता के लिए साझेदारी की गई है? तो गाइस यहाँ पे द मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड हु हैज एंटायर्ड इनटू पार्टनरशिप फॉर मीडिया एंटरटेनमेंट एंड पब्लिक अवेयरनेस। तो गाइस करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि अमेजन इंडिया ने सूचना प्रसारण मंत्रालय और अमेजन इंडिया के बीच साझेदारी हुई है। किसके तहत? तो मीडिया और मनोरंजन और जन जागरूकता को बढ़ाने के लिए। ओके, इस इमेज में आप देख सकते हैं जो कि हमारे सूचना प्रसारण मंत्री हैं यहाँ पे अनुराग सिंह ठाकुर, जो कि युवा मामले के और खेल मंत्री भी हैं, और ये आप सभी को पता ही है, जो कि मुख्य अतिथि के रूप में आए थे वरुण धवन। ठीक है ना, सॉरी, विशेष अतिथि के रूप में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर जी हैं, जिन्होंने मनोरंजन और जन जागरूकता कार्यक्रम के क्षेत्र में सूचना एवं प्रसारण मंत्री
और अमेजन के बीच साझेदारी की घोषणा की है। ये क्यों किया गया है तो इसके बारे में भी समझ लेते हैं यहाँ पे। यह साझेदारी भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्था और सत्यजीत रे फिल्म और भारतीय टेलीविजन संस्था के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, इंटर्नशिप, मास्टर क्लास के माध्यम से औद्योगिक अकादमी संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ इस साझेदारी से भारत के प्रतिष्ठित फिल्म संस्थाओं से निकलने वाले प्रतिभाशाली कलाकारों के संघर्ष की अवधि को भी कम किया जाएगा। ठीक है, इसमें भी मदद मिलेगी। मंत्रालय और अमेजॉन के बीच साझेदारी की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय प्रतिभाओं के लिए अवसर प्रदान होंगे। तो याद रखिएगा गाइस कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसार मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर हैं, जिन्होंने मनोरंजन और जन जागरूकता कार्यक्रम के क्षेत्र में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और अमेजॉन इंडिया के साथ साझेदारी की घोषणा की है। ठीक है, ये सभी बातें हमने कर ली यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अमेजॉन से रिलेटेड। अमेजॉन की स्थापना कब हुई थी? तो 1994 में हुई थी इसकी स्थापना। मुख्यालय की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। भागीदारी के क्षेत्र की बात करूं मैं अगर यहाँ पे तो ई कॉमर्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, किंडल है, रिलेटिंग है, किंडल फायर है, फिर है सिंपल स्टोरेज सर्विस है। और आप सभी को संस्थापक तो पता होंगे कि जेफ बेजोस जो है वो अमेजोन के को फाउंडर हैं। तो ये सारी बातें थी यहाँ पे अमेजोन से रिलेटेड। अब बात करेंगे हम लोग 9th क्वेश्चन की, जो कि सामने आप सभी के सामने। भारत विरोधी एजेंडा के लिए भारत ने किस संगठन की आलोचना की है? ओके, आप सभी ने न्यूज में सुना होगा, तो बात करेंगे इसके ऊपर। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय इंडिया फॉर इट्स एंटी इंडिया एजेंडा? ओके, तो यहाँ पे गाइस भारत ने जो है किस संगठन के लिए आलोचना की है? तो किस संगठन को भारत ने क्रिटिसाइज किया है जो कि एंटी इंडिया एजेंडा चलाते हैं? वो कौन है? ऑप्शन डी, यानी कि इस्लामिक सहयोग संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ओके गाइस, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी जैसा कि आप सभी को पता था, कुछ समय पहले हाल ही में अभी कई राज्यों में रामनवमी की जन्म उत्सव के दौरान मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया गया है। ये बयान जारी किया है भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा, जिसमें भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC को उसके एंटी इंडिया एजेंडा के लिए कड़ी निंदा की है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे OIC क्या है। यानी ये एक क्या है? इस्लामिक सहयोग संगठन है, जिसकी स्थापना 1969 में किया गया था, यानी सितंबर 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? मोरक्को में आयोजित एक प्रथम इस्लामिक शिखर सम्मेलन के द्वारा। ओके, इसका उद्देश्य क्या था? इस्लामिक सहयोग संगठन का उद्देश्य की बात की जाए तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने की भावना, मुस्लिम दुनिया के हितों की रक्षा और सुरक्षा करने का इनका उद्देश्य था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है गाइस, वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं OIC के? तो 57 इसमें मेंबर हैं। इसका मुख्यालय की बात करूं तो सऊदी अरब में है। अगर बात करूं मैं, यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी को पता होना चाहिए। भारत जो है इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद, भारत जो है इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है, तो याद रखिएगा। लेकिन भारत जो है OIC का सदस्य नहीं है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ओके गाइस, तो ये सभी बातें थी OIC से रिलेटेड। चर्चा में क्यों था ये भी बताया मैंने आपको। ओके, तो ये इस इमेज में आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के जितने भी मेंबर्स हैं वो आप सभी को यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। ओके, तो ये सभी यहाँ पे क्या है? OIC के मेंबर्स हैं। बात करेंगे आज के क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है गाइस, 10th क्वेश्चन। ओके, यूरोपीय फुटबॉल संघों के संघ यानी UEFA के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ओके गाइज, ये जो क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आने वाले टाइम में भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाएगा। ठीक है, क्यों पूछा जाएगा अभी बताऊंगी मैं आपको। हु हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन फेडरेशन ऑफ यूरोपियन
फुटबॉल एसोसिएशन यानी यूईएफए। तो इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, यूईएफए की क्या है, यूनियन फेडरेशन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। तो गाइज यूईएफए के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, यानी कि अलेक्जेंडर सैफरिन जो है यूईएफए के अध्यक्ष बने हैं। ओके, बात करेंगे यहाँ पे, आप इस इमेज में देख सकते हैं अलेक्जेंडर सैफरिन को, जिन्हें यूईएफए के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। अलेक्जेंडर सैफरिन को 2027 तक के लिए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगर मैं बात करूं अभी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास किसने लिया है, तो स्पेन के हैं सर्जियो रोमास, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है। वहीं फ्रांस के हैं डिफेंडर हैं जिनका नाम है राफेल वेरेन, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। ओके, बात करेंगे कि 2027 में फुटबॉल एशियाई कप की मेजबानी कौन करेगा, तो याद रखिएगा गाइस, ये 2027 तक ये क्वेश्चन आप सभी के सामने आएगा। तो सऊदी अरब करने वाला है 2027 के फुटबॉल एशियाई कप की मेजबानी। अगर मैं बात करूं कि हाल ही में पेले का निधन हुआ था, जो कि महान फुटबॉलर थे, ओके, जो कि ब्राजील से संबंधित थे, ठीक है, जो कि ब्राजील के महान फुटबॉलर थे पेले, उनका निधन हाल ही में हो गया था, ठीक है गाइस, हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग यूईएफए की। तो इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1954 को। मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है, न्यूना में। और अध्यक्ष आप सभी को पता है 2027 के लिए चुन लिए गए हैं। ओके गाइस, तो ये आप ध्यान रखिएगा, अलेक्जेंडर सैफरिन को अध्यक्ष बनाया गया है। और मूल संगठन क्या है, तो फीफा से रिलेटेड है। ओके, तो ये सभी बातें थी यहाँ पे। मैंने आप सभी को बता दिया यूईएफए के बारे में, अध्यक्ष कौन रहेंगे, किसने संन्यास लिया है, सऊदी अरब में क्या नाम है, फुटबॉल एशियाई कप होगा 2027 में। अभी हाल ही में किनका निधन हुआ है, फुटबॉलर थे पहले, उनका निधन हुआ है। तो ये सारी बातें मैंने आप सभी को यहाँ पे बता दिया। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे वर्ड मीनिंग, जो कि 5 वर्ड्स होते हैं। डेली हम 5 वर्ड्स को लर्न करते हैं। तो गाइस 5 वर्ड्स का जो फर्स्ट वर्ड है आप सभी के सामने है एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब क्या होता है गाइस, साया होता है। एम्ब्रेस का मतलब होता है साया। वहीं सेकंड वर्ड है आप सभी के सामने एवर्सन, एवर्जन। सेकंड वर्ड है गाइस अवर्जन। अवर्जन का मतलब होता है घृणा। वही थर्ड वर्ड है आप सभी के सामने एग्रेशन। एग्रेशन का मतलब होता है आक्रमण। एग्रेशन का मतलब होता है गाइस आक्रमण। एंड फोर्थ वर्ड है आप सभी के सामने ड्रामेटिक। ड्रामेटिक का मतलब होता है नाटकीय, यानी ड्रामा, ठीक है, ड्रामा। और एटिक है इसमें, इसलिए क्या बोलेंगे इसे, नाटकीय। ओके, फिफ्थ वर्ड है आज के सेशन का, जो है कि सरपोस है, ठीक है, सरपास है। फिफ्थ वर्ड है जो कि है सरपास। ओके गाइस, सरपास का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर होना या बढ़ा चढ़ाकर बोलना। ओके गाइस, तो ये हमारे 5 वर्ड्स भी कंप्लीट हुए हैं। तो आप सभी को आप सभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो को आपने क्या किया, वॉचिंग किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, प्लीज गाइस आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं भी अच्छी लगी तो प्लीज आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे सजेशन दीजिए, ताकि मैं अपनी वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट लेके आना चाहते हैं तो मैं वो भी करूंगी। ओके गाइस, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय गाइस, टेक केयर।